हाय एवरीवन, वेलकम टू JKCSC JK सिविल स्टडी सर्कल। आज हम सबसे पहले करंट अफेयर कवर करेंगे। कौन से एग्ज़ाम के लिए करना है वो हमारा जो भी 2024 का JKS का प्रीलिम्स है उसके लिए कवर करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हम मई से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर 10 तक का करेंगे। ठीक है, तो क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतना करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है? नहीं, इसके लिए हमें जो है वो एटलीस्ट 12 महीने का तो करंट अफेयर करना है। ठीक है, 10 से 12 महीने का करना है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि, क्योंकि देखिए स्टैटिक इज़ द किंग। ठीक है, करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और बहुत लोगों के लिए एक पेन पॉइंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से स्टार्ट करें। ठीक है, टिल अक्टूबर तक जाएँ। 10 महीने का काफ़ी है। अगर प्रीलिम्स डेफर होता है तो वही अकॉर्डिंगली 1 मंथ ऐड हो जाएगा इसमें। कहाँ से करेंगे? हमारा प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा? वो विजन IAS की मंथली मैगजीन रहेगी। ठीक है, क्या हम सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ेंगे? नहीं, हम इसमें जो है जितना भी वैल्यू एडिशन हमें लगता है, आई फील के वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, तो हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, JKCSC। ठीक है, JK सिविल स्टडी सर्कल, JK सिविल स्टडी सर्कल। ठीक है, ये देख लीजिए। और डेली हम कोशिश करेंगे कि एक यूट्यूब का लेक्चर जो है वो पोस्ट कर दें। ठीक है, तो हमारा एम क्या रहेगा कि 6 नवंबर तक हम अपना करंट अफेयर सारा जो ये 4-5 महीने का करंट अफेयर है ये कवर कर लें, प्लस PT 365 आपको अपने तौर पे खुद करनी है। या तो आप PT 365 जो आपने पढ़नी है, ठीक है, मई से लेकर अक्टूबर तक हम करवा रहे हैं। PT 365 का एक अपडेटेड वन आता है। ठीक है, और अपडेटेड जो है वो सेकंड आती है। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ सकते तो डॉक्टर शिविन करके एक यूट्यूब पे चैनल है, अब वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशेंट। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ का टॉपिक क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने जो है वो 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो होस्ट की है। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट में की थी। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इम्पॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, किसने होस्ट की? इंडिया ने होस्ट की। ये 3rd एडिशन है। इसका फर्स्ट और सेकंड एडिशन 2023 में हुआ था। ठीक है, और दोनों इंडिया ने ही होस्ट की थी। ठीक है, अब ये जो की थी, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल साउथ है क्या। ठीक है, तो ये मैप देख लीजिए। ठीक है, ये ब्रेंट लाइन जो है, एक रिपोर्ट है ब्रेंट। ठीक है, उसने सजेस्ट किया था कि नॉर्थ और साउथ जो है हेमिस्फेयर, उनको डिवाइड कर देना चाहिए। किस बेसिस पे? वो बेसिस यहाँ पे दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और GDP के बेसिस पे। तो मतलब ये जो जितनी नॉर्थ की कंट्री हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस ऑस्ट्रेलिया विच इज़ इन साउथर्न हेमिस्फेयर, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो ये 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से वो इनके साथ अलाइन करती है। उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो जितनी भी ये वाली कंट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकली और GDP इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू द साउथ। तो इन जो साउथ है वो टेक्निकली और सोशली लेस डेवलप्ड माने जाते हैं। लेस डेवलप्ड माने भी जाते हैं, मतलब हैं भी वो लेस डेवलप्ड। ठीक है, अब हमने देख लिया कि नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न किया है। कौन सी लाइन है? ब्रेंट लाइन है। यही रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट की वजह से ये लाइन हमने ड्रॉ की है। इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्या डायनेमिक्स हैं उसके लिए ये ब्रेंट लाइन है। ठीक है, अब जो हमने ये देखा, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सबमिट, VOGSS 3rd जो ये सबमिट हुई है। ठीक है, इसमें 123 पार्टिसिपेंट्स थे। चाइना और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसका थीम जो था, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। ठीक है, ये इसका थीम है, ये याद रख लीजिएगा। चाइना और पाकिस्तान पार्टिसिपेंट नहीं थे, 123 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखेंगे कि ये हमें सिर्फ 2 रिपोर्ट्स और नाम देखने की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। UNCTAD जो है वो वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024 निकाली उसने। आपको सिर्फ रिपोर्ट देखनी है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखना है। ठीक है, उसके बाद WMO की रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट है। आपने बस याद रखना है कि क्लाइमेट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी, ये याद रख लो कि क्लाइमेट जो है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो WMO जो है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन द
साउथ वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो निकालता है। 2 हमने ये पढ़ ली ऑर्गेनाइजेशन, 2 इनकी रिपोर्ट्स पढ़ ली। अब जो हमने बोला कि ये सबमिट हुई थी, तो सबमिट में इंडिया ने क्या किया था, ठीक है, इंडिया ने होस्ट की थी, इसका थीम भी पढ़ लिया। इंडिया ने यहाँ पे एक प्रपोज किया था फ्रेमवर्क जिसका नाम है द ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ठीक है, द ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ये किस लिए लाई थी इनने? अब जैसे बताया कि जीडीपी बहुत कम है और ग्लोबल साउथ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा उठाया हुआ है, उठाते हैं ये, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है हमने इसी के लिए बोला था कि डेप्ट जो है, जितना भी डेप्ट ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल साउथ में, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके सोल्यूशन निकालने के लिए हमने किया था। तो हम सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं, द ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसके जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कि ट्रेड करेंगे हम डेवलपमेंट के लिए, दूसरा कैपेसिटी डेवलप करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, चौथा है हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम वो शेयर करेंगे, पांचवा जो है हम ग्रांट और फाइनेंसेस देंगे, कंसेशनल रेट्स पे देंगे साउथ में जहाँ पे डेप्ट है, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही होगी कि हम क्या कहते हैं नो डेप्ट बर्डन की तरफ चलें और एक ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पाथ देखें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया की क्या इनिशिएटिव है। जो सोशल इम्पैक्ट फंड है इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इतना ही ठीक है। दूसरा आरोग्य मित्री जो है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसमें इंडिया जो है वो कोशिश करता है कि अपनी जेनरिक मेडिसिन दें, अपने जन औषधि केंद्र खोलें, ठीक है, जो जेनरिक मेडिसिन है उसके केंद्र खोलें, ठीक है, उनकी जो है हम वहाँ पे ब्रांचेस खोलें। जैसे सबसे पहला जो हमने खोला है वो मॉरिशस में खोला है, ठीक है, आरोग्य मित्री के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ को हम हेल्प करने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कुछ रीजंस देख लेते हैं कि जिन वजह से जो डेप्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जिस रेट में हम पैसा उठाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूएसए। हम 2 से 4 गुना ज़्यादा रेट पे पैसा उठाते हैं। जर्मनी के अगर साथ कंपैरिजन करें तो 6 से 12 गुना ज़्यादा पैसा 12 गुना ज़्यादा महंगा पैसा उठाते हैं। मतलब जो कॉस्ट है, अगर वो उसको यूएसए को जितने में पैसा ऑफ़र कर रहा है उससे महंगा हमें ऑफ़र करता है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हाई पब्लिक डेप्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम है, और हम प्राइवेट जो लोग पैसे देते हैं, प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं, उन पे क्या कहते हैं ज़्यादा रिलायंस है। तो प्राइवेट जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही लेने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उसमें फंसती रहती हैं। ये देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, इंडिया की 1990s में एक पॉलिसी आई थी जिसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस पे हमारा फोकस था कि जो इंडिया के जो ईस्टर्न साइड के जो नेबर्स हैं, ठीक है, तो उन पे हम फोकस करें अपना, ठीक है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे करें, उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अच्छे करें। तो ये पॉलिसी में हमारा फोकस जो था इंडिया की जो ईस्टर्न नेबर्स हैं, और ईस्टर्न नेबर्स की जगह मोर अप्रोप्रिएट वुड बी के ईस्टर्न जितनी भी हमारे रिलेशंस हैं वो इस पॉलिसी के थ्रू हम उसको प्रेफरेंस दें, ठीक है। 1990s में आया था ये, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 2014 में उनने क्या किया, 9th ईस्ट एशिया समिट जो है 2014 में हुई थी, उसमें इनने अनाउंस किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सॉरी अगर मैंने यहाँ पे पीछे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक की जगह हम एक्ट पे चले गए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चले गए। तो आपको बस यही याद रखना है कि इस पॉलिसी ने 2014 में आई थी और आज इसने अपने 1 डेकेड पूरा कंप्लीट कर लिया, 10 साल पूरा कर लिया है। अब डिफरेंस क्या आ गया है इसमें? डिफरेंस यही आ गया है कि लुक ईस्ट में जो थे हम सिर्फ ईस्टर्न एशिया को देखते थे, एक्ट ईस्ट में हमने अपने आप को ब्रॉड किया और इंडो पैसिफिक जितना रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक जितना रीजन हम अब उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में, ठीक है। इंडिया जो आसियान के साथ जुड़ा है 1992 से अलग अलग लेवल्स पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि प्रीलिम्स पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हुए हैं। तो देख लीजिए कि जो फिलीपींस है वो फर्स्ट हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है। जो ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसी को एक्सपोर्ट किए हैं वो फर्स्ट जो है वो डेस्टिनेशन है हमारी, ठीक है।
नेक्स्ट आसियान की आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। 10% इंडिया का जो ट्रेड है वो इनके साथ ही होता है। देख लीजिएगा, जापान जो है 5th इन्वेस्टर है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा, इंडियन वियतनाम के रिलेशंस पढ़ने, ये ईस्ट साउथ एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया जो है, इसका मैप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम और भी साउथ चाइना सी के रिलेटेड डिस्प्यूट भी पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का, बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का ये वाली है, ठीक है। ये वियतनाम है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ने लगे। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन जो है हमारे साथ डिस्कस किया क्या रहेगा। उसके बाद जो वियतनाम में एक टेम्पल है, माइसोन टेम्पल है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया कि हम उसको रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। एक हमने किया कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल में, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये याद रख लीजिएगा। माइसोन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको डेवलप करना है हमने, ठीक है। उसके बाद जो कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वियतनाम ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2019 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है, और प्रेजेंटली जो है वो 39 मेंबर्स हैं। और वियतनाम जो है उसने रिसेंटली बोला है कि हम उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वियतनाम के साथ हमारी कुछ डिफेंस में एक्सरसाइजेज हैं, वो देख लीजिए कौन कौन सी हैं, पैसेक्स, विनबेक्स और मिलान। लेट्स मूव। अच्छा, एक इंडिया का इनिशिएटिव है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है। ये इंडिया ने जो है 5 आसियान कंट्री के साथ मिलके किया है, एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कंबोडिया, लाओ, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपना टूरिज़्म, कल्चर, एजुकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है, इसमें हम कोऑपरेशन करें, इनको डेवलप करें, एक दूसरे के साथ इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेकोंग गंगा आपको बस इतना याद रखना है, पहले तो आप देख लो मेकोंग गंगा दोनों रिवर्स हैं, आपको ये दोनों देखनी है कहाँ पर है, ये आप देखेंगे अपने बेसिस पे, और अभी लिख लीजिए साथ साथ में। दूसरा इसमें कौन, इंडिया और 5 आसियान कंट्री है, कौन कौन सी है, कंबोडिया, लाओ, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। लेट्स मूव। अच्छा, इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया थे उनने वो इंडिया में उन्होंने विज़िट किया। बहुत सारी चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये कि IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैसूरू में है। ये है क्या, जो 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इनके लिए हमने ये लॉन्च किया, ठीक है। इनको सेव करने के लिए, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने के लिए, इनके लिए हमने ये अपना जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया, ठीक है। जो 97 रेंज कंट्रीज़ है, रेंज कंट्रीज़ वो होगी जहाँ पे ये जो 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है, ये मूव करती हैं, ठीक है, जहाँ रहती हैं और जहाँ मूव करती हैं, ये रेंज कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने ये है एक अलायंस बनाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की। मैसूरू में इसका हेडक्वार्टर है। ये 7 जो हैं ये बिग कैट्स हैं, ये देख लीजिएगा। ये जो है ये किसके 50th एनिवर्सरी थी, प्रोजेक्ट टाइगर, ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। अगर आई वुड सजेस्ट कि इसको अभी ही आप जैसे ही लेक्चर ख़त्म करेंगे तो उसके बाद आप देख लीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर। उसको मार्क करने के लिए उसकी 50th एनिवर्सरी में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च की थी। ये 97 रेंज कंट्रीज़ जो हैं इसमें क्या कहते हैं, उनको हम चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ें, ठीक है। उनके साथ जुड़ के जो है ये जो इनके नेचुरल हैबिटाइट हैं इनको सेव करें, इनको जो ये 7 बिग कैट्स हैं जो इनको इनकी हेल्प करें, ठीक है। इसका मैसूरू में इनका हेडक्वार्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मलेशिया जो है वो IBCA ज्वाइन करेगा, मलेशिया जो है वो IBCA ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेट्स मूव। अच्छा, आप ये याद रख लीजिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर जो है कुआलालंपुर में है। अच्छा, एक और चीज़, मलेशिया जो है वो भी एक्सेप्ट करती है हमारी UPI पेमेंट, ठीक है। बहुत सारी कंट्री करती हैं, उनमें से मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज हो चुकी हैं अब तो, उनमें से एक जो है मलेशिया भी है। लेट्स मूव। अच्छा, अब हमें देखना है कि इंडिया, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का देखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पहली बात कि कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक स्पेसिफिक बताया है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है सेंट्रल और ईस्टर्न
यूरोप में आती हैं। तो ये मैप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ देखनी है कि हम एक थोड़ा कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रही है यूरोप पे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव उठाए, उसने एक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव उठाया है, ठीक है। तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जैसे रेल, रोड और शिप के जोड़ के, मतलब ये पूरा एक रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को सरपास करके, इंडिया को भी ने इनवाइट किया था लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है, अपने हमारे अपने कंपनी उसमें है इश्यूज़ हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके पूरा ये एक रूट बनाए अपने इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह के लिए, ठीक है। ऑल्दो इसके बहुत सारे इंटेंशंस हो सकती हैं पीछे, वो बंदा अलग, वो मेंस का टॉपिक है, बंदा डिस्कस कर सकता है। तो इस तरीके से ये है, बीच में शिप्स आ गई, फिर उसके बाद रेल्स आ गई, उसके बाद रोड्स आ गई, इस तरीके से जो है ये अपना पूरा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक 6+1 इनिशिएटिव है जिसमें चाइना जो है वो बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट रिलेशन जो है वो 16 यूरोपियन और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के साथ जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसने इनिशिएटिव लिया 16+1। तो अब इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है, तो इंडिया का जो है एक इसके अपोजिशन में ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, ठीक है। तो इंडिया ये बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे चाइना ने डेवलप करने की कोशिश कर रहा है अपना रूट, वैसे इंडिया भी एक अपना कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कोशिश कर रहा है कि एशिया पैसिफिक, पर्शियन गल्फ और यूरोप जो है इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, UAE, इसराइल और जॉर्डन जो है ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये रूट रहेगा, आपको इसमें देख लीजिएगा PDF में, यहाँ पे ये पोर्ट्स रहेंगे, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMEC हमने देख लिया। अच्छा, इसके साथ साथ में ये देखना है कि हमें एक वेस्टगार्ड ग्रुप है, V4 ग्रुप, इसकी कंट्रीज़ कौन सी हैं, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ठीक है। ये ग्रुप है, इसकी 4 ये कंट्रीज़ हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की जो मेंबरशिप है NSG में उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। NSG में इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को मेंबरशिप देनी चाहिए। वैसे ग्राड ग्रुप जो है V4, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ठीक है। अब ये NSG है क्या, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है, इसका ये नाम है, 1974 में बना था। ये किसके रिस्पॉन्स में बना था, ये बना था स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट किया था इंडिया ने पोखरान में, जिसमें इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो थी वो चेक की थी कि न्यूक्लियर पावर हमने वहाँ पे अपना ऑपरेशन किया था, देखा था हमने कि न्यूक्लियर अपनी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है। उस वजह से जो है NSG में जो है कुछ कंट्रीज़ है जो उस टाइम न्यूक्लियर पावर थी, तो उनने ये चीज़ की कि भाई न्यूक्लियर पावर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हर कंट्री के पास हो, ठीक है। और वैसे ही इंडिया जिस तरीके से डेवलप कर रहा था तो उससे उन्हें थ्रेटन्ड भी फील किया, तो उनने ये ग्रुप बनाया 1974 में। उनने बोला कि अब ये ग्रुप का इनिशिएटिव यही है कि आपकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उसको मेंटेन करेंगे, कम करेंगे, उसको बढ़ा नहीं सकते। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं बनाएं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका जो है वो सेफ़ यूज़ वगैरह की बात करते हैं और इसको कम करने की बात करते हैं कि न्यूक्लियर जो आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कम करो, क्योंकि ये थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपके पास है फिर किसी और के पास नहीं होगा। तो इंडिया ने भी जो है, इंडिया जो है वो बड़ा एक पीसफुल न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके चलता है कि हम सिविल यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंडिया एक थ्रेट बन ही जाता है जब इतनी पावरफुल कंट्री बन रही हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया की उसके रिस्पॉन्स से बनी थी तो इंडिया मेंबर नहीं है और ना ही पाकिस्तान भी इसका कोई मेंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के थे, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया। ये कंट्रीज़ देख लीजिएगा, मैप ऊपर है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, किसके लिए किया, वर्कर्स के लिए किया। नाम से ही है, सोशल सिक्योरिटी देनी है वर्कर्स को, जो भी क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स होंगे। वहीं पे आपको एक चीज़ याद हो रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जो है इनका नाम। तो इनने क्या किया था, जब World War II चल रही थी तो वहाँ पे जो बच्चे थे, ठीक है, जो बच्चे थे, ठीक है, जो बच्चे डिस्प्लेस हो चुके थे, ठीक है, उनको शेल्टर दिया था इनने जामनगर में, ठीक है। जामनगर में इनने शेल्टर दिया था उनको बचाया था, शेल्टर दिया था। तो
तो पोलैंड में इनको एक नाम दिया गया गुड महाराजा। तो आपको ये याद रखना है, महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जो है उनको गुड महाराजा कहते हैं। लेट्स मूव। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि विषम क्यूब्स, तो इंडिया ने जो है वो विषम क्यूब्स दिए यूक्रेन को। विषम क्यूब्स की पूरी देखते हैं होता क्या है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगी मित्र, ठीक है, तो ये हो गया विषम क्यूब्स, ठीक है। ये किस प्रोजेक्ट के अंदर है? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंदर है। विषम क्यूब्स किसके अंदर है? आरोग्य मैत्री उसके अंदर है। विषम क्यूब्स होते क्या हैं? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं जो रैपिड मेडिकल असिस्टेंस के लिए होते हैं। मतलब कि एक ऐसे एक डब्बा सा होगा पोर्टेबल होगा, उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। उसमें एक्सरे मशीन्स होगी, जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उसमें होती हैं, ताकि कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इस बॉक्सेस को खोल के इसको सेटअप करके वहीं पे एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल का काम आप चला सकते हो, ठीक है। अब आरोग्य मित्र प्रोजेक्ट क्या है? आरोग्य मित्र प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो हम ये कोशिश करते हैं कि जो वाइटल मेडिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को दें। कब देनी है? जब कि कोई कंट्री नेचुरल डिज़ास्टर में फंसी हो या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाइटल मेडिकल रिसोर्सेज जो हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री को देते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर फेस कर रही हो या फिर वहाँ पे कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, ठीक है। लेट्स मूव। पैरा डिप्लोमेसी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि पैरा डिप्लोमेसी होती क्या है, ठीक है। तो इसको हम स्टेट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, रीजनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं, सब नेशनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। द रोल ऑफ सब नेशनल एंटिटीज़ इन शेपिंग द इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ठीक है। तो जैसे हमारी अगर कोई स्टेट है वो फॉरेन किसी कंट्री के साथ मिल के कोई डीलिंग कर रही है, और उससे जिस तरीके से हमारी जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो जिस तरीके से अफेक्ट होते हैं, जो भी स्टेट जो है फॉरेन के साथ डीलिंग करती है और उसमें जो भी रिलेशंस रहते हैं हमारे फॉरेन के साथ, उसको हम बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या दिया है कि हम बाहर डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 7th शेड्यूल जो है उसमें कहता है कि फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका सोल प्रोरोगेटिव है। सोल प्रोरोगेटिव है मतलब सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट है वही डील करेगी फॉरेन रिलेशंस में, ठीक है, ना कि स्टेट्स। ये आइटम 10 जो है यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में 3 है, ठीक है, आपको पता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो यूनियन लिस्ट की जो आइटम 10 है उसमें ये चीज़ दी है कि इंडिया जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन स्टेट्स के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ जो है रिलेशन मेंटेन करेगी, ठीक है, ना कि स्टेट। तो आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है किसी भी ट्रीटी के लिए, या फिर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है किसी ट्रीटी या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, स्टेट नहीं बना सकता। उसके बाद आर्टिकल 293 कहता है कि स्टेट जो है वो बोरो नहीं कर सकता कंट्री के बाहर से। तो मतलब आपको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही रहना पड़ेगा। इसमें एक कैच है कि अगर आपको बोरो करना है तो उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कंसेंट दे सकती है, ठीक है, कंसेंट दे सकती है। इकॉनमी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इकॉनमी में ये आप चीज़ देख लीजिएगा। एक चीज़ याद रख लेना, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टेट डिवीज़न है जो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट के साथ आपके एक्सपोर्ट वगैरह, टूरिज़्म, क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स की चीज़ें हैं ना, तो इसलिए ये डिवीज़न बनाया कि आप स्टेट जो है वो ये वाला डिवीज़न जो है स्टेट के साथ डील करके इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज़ बाहर से लेके आता है, एक्सपोर्ट्स, टूरिज़्म के बारे में जो भी होता है और एक्सपोर्ट वगैरह करना होता है वो सब जो है ये वाला डिवीज़न संभालता है। 2014 में बना था ये। लेट्स मूव। साउथ चाइना सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझा देता हूँ साउथ चाइना सी का। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा पता होना चाहिए, और लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो इस जो साउथ चाइना की ये वाला जो एरिया है इस पे क्लेम करता है, बोलता है कि ये जितनी साउथ चाइना में जो ये वाला एरिया है ये इसका है। इसका बेसिस ये बताता है कि इसकी जो है एक डायनेस्टी थी हिस्टोरिकली, उसका सारा इस पे कंट्रोल था, इसीलिए चाइना का आज भी इस पे कंट्रोल है। तो ये चाइना का क्लेम है, ठीक है। तो उसने ये बाउंड्री बताई, ठीक है। ये लाइंस देख लीजिएगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं 9 डैश लाइंस, 9 डैश लाइंस, ठीक है,
9 डैश लाइंस जो है ये जो है चाइना यहाँ पे क्लेम करता है। तो डिस्प्यूट क्या आता है कि बाकी कंट्रीज़ का भी एरिया है वो भी इसमें आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वो भी आ रहे हैं, और जो भी किसी कंट्री का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो सारे भी इसके अंदर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मैं आपको आगे बता दूंगा, वो सारे भी आ रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट ओवरऑल इसमें रहता है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसने ये चीज़ बोली थी कि 9 डैश लाइन जो है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, गलत चीज़ है, ठीक है। लोकेशन आपने देख लिया, चाइना के साउथ में है, ईस्ट और साउथ में वियतनाम के, ईस्ट और साउथ में वियतनाम के, ठीक है। वेस्ट साइड ऑफ पैसिफिक है, नॉर्थ ऑफ बोर्नियो है, ठीक है। ये बोर्नियो जो आपका आ गया एरिया सारा आ गया, ये बोर्नियो कहते हैं इसमें। बोर्नियो में 3 कंट्री हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई, ठीक है। ब्रुनाई इधर आता है, मलेशिया ये वाला आ गया, इंडोनेशिया ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 जो है अनइनहेबिटेबल आइलैंड्स वगैरह यहाँ पर हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिच एरिया है, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है, तो इसीलिए डिस्प्यूटेड रहता है। यूएस भी जो है इसका एक की प्लेयर है, क्योंकि यूएस जो है वो हमेशा यहाँ पे कोशिश करता है कि किसी की डोमिनेशन ना हो और उसके लिए ज़्यादा हेल्दी यहाँ पे चीज़ें रहें। लेट्स मूव। अब हमने ऊपर से देखा था, मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री भी सोचती है कि हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या हो गया, और किस कंट्री का जब उनका बॉर्डर, लैंड का बॉर्डर, टेरिटोरियल बॉर्डर जो ख़त्म होता है तो उसके बाद पानी में कितने एरिया तक वो कंट्रोल करेगा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज क्या है, यूएन क्लॉज जो है वो एक ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, जो 1994 में फोर्स में आई थी। उसमें वो गाइडलाइंस देता है कि जो वर्ल्ड के ओशन और मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहते हैं। इंडिया ने रेटिफाई की है, हाँ, तो ये बताता है कि ओशंस और जो मेरीन एरिया रिसोर्सेज उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है, लिमिट दी गई है, जैसे ये आपकी कंट्री का बॉर्डर है तो यहाँ से जो 12 मील आगे तक होगा वो आपका टेरिटोरियल है, मतलब आप समझ लें कि वो आपकी कंट्री का ही हिस्सा है, उस पर आपके सारे राइट्स रहेंगे, ठीक है। आपके सॉवरेन राइट्स हैं, यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, जहाँ पे आपके पास मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के सारे राइट्स रहेंगे, लेकिन आपके पास वैसा सॉवरेन राइट्स नहीं है जैसे यहाँ पर होते हैं। उसके बाद जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 सी माइल्स तक जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल सी कहाँ तक है, 12 सी माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहाँ तक है, 200 सी माइल्स। उसके बाद आपकी हाई सीज आती हैं और एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं। एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स क्या होगी, जो आपकी कॉन्टिनेंट शेल्व होती है ना, उसी का एरिया है, लेकिन ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसके आगे है, ठीक है, इसके आगे है। तो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में किसी कंट्री की क्या पावर्स होती हैं, तो स्टेट्स ऑल्सो हैव द राइट टू द सी बेड बट सच एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। मतलब आपके पास यहाँ पे भी राइट है कि आपके पास जो मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे मिलेंगे वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपके पास उन सब चीज़ों के राइट हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनके बीच में, तो डिफरेंस ये है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 सी माइल्स तक ही होता है, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसके आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो जितना मर्जी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, ठीक है। यूएन क्लॉज समझ गए हम। हमने ये भी देख लिया कि बाउंड्रीज क्या रहती हैं। उसके बाद इंडिया अमेरिकन डायस्पोरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि कमाला हैरिस जो है वो इंडियन डिसेंट की जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। बॉबी जिंडल जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन गवर्नर बने। प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ठीक है, ज़रूरी है, इतना ज़रूरी भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव हैं इंडिया के, नो इंडिया प्रोग्राम नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की ये जो इनिशिएटिव है ये है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो अमेरिकन डायस्पोरा है, अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है जितना भी यंग डायस्पोरा है 18 से लेकर 30 साल तक। दूसरा, हम हर 2 साल में एक दिन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को बनाया जाता है। इसमें हम मार्क करते हैं कि
जो अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी रह रही है, जो ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी रह रही है, उनका इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 9 जनवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये दिन हम इसलिए बनाते हैं, मतलब कि ये जो दिन है ये जो है कमोमरेट करता है कि जब महात्मा गांधी जो है वो अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे 1915 में। उसके बाद इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, नाम से ही पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये इनिशिएटिव है, और इसमें जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं हम उनकी अगर कोई ज़रूरत में है तो उनकी मदद करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ आती है, यूएस द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस, तो आपने ये टॉप 3-4 कंट्रीज़ आपने देखनी है। थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ठीक है, 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। क्या काम है इसका, ठीक है, इसका काम ये है कि हमने इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ानी है, हमने ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है। कहाँ की बढ़ानी है, इंडो पैसिफिक रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की बढ़ानी है। तो इसकी 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA। ठीक है, इंडो पैसिफिक में चाइना भी आता है, लेकिन चाइना मेंबर नहीं है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, US हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। ये कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो याद नहीं रहती हैं, बाकी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, इस जो ये इनिशिएटिव था, ये जो फ्रेमवर्क है, इसके 4 पिलर हैं। पहला तो ट्रेड है, सेकंड जो है वो सप्लाई चेन रिजिलियंस है, उसके अगले है क्लीन इकोनॉमी, उसका अगला है फेयर इकोनॉमी। तो ट्रेड वाले को छोड़ दो, बाकी सब में जो है सबको इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है, और जो ट्रेड वाला है इसमें इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। ठीक है, तो बाकी सबको ज्वाइन किया हुआ है, ट्रेड वाले में हमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं, ये हमने समझ लिया। अब जो इसका सेकंड सप्लाई चेन रेजिलियंस है, ये याद रख लेना। सप्लाई चेन होता क्या है, सप्लाई चेन इज़ द इंटरकनेक्टेड जर्नी ऑफ अ रॉ मटेरियल और अ प्रोडक्ट फ्रॉम देयर असेंबली टू द फाइनल सेल। मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी रॉ मटेरियल आता है, जैसे आलू है, ठीक है, उस आलू को हम क्या कहते हैं, पहले हम उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने के बाद उसको जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली निकालेंगे, हम देखेंगे, उसमें हम उसको छानेंगे, जो ठीक होगा उसको यूज़ करेंगे, फिर उसको हम कंपनी को देंगे। कंपनी उसका क्या करेगी कि प्रोसेसिंग करेगी, उसको बनाएगी, उसका जैसे हम लेस चिप्स बनता है, उसको पैकिंग करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सप्लाई चेन ही है। ठीक है, कि यहाँ से ये चीज़ प्रोडक्ट आया, यहाँ से ये इन फेजेस से गुजरा, और यहाँ सेल होगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये सप्लाई चेन का प्रोसेस है। ठीक है, इज़ द इंटरकनेक्टेड जर्नी ऑफ अ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट फ्रॉम द असेंबली टू द फाइनल सेल। सप्लाई चेन रेजिलियंस भी आपको पता है कि जब हमारी सप्लाई चेन जो है वो रेजिलियंट होगी, जब कोई मुश्किलें आएंगी तो हम उसको विद स्टैंड कर पाएगी सप्लाई चेन। अगर कोई दिक्कत आ गई, बीच में कोई डिसरप्शन आ गई, कोई मुश्किल आ गई, तो हम उसका इफेक्ट जो है किस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे, और जो मुश्किलें उनको किस तरीके से रोक सकेंगे। ठीक है, अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ये जो फ्रेमवर्क बनाया है, इसके अंदर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, सप्लाई चेन एग्रीमेंट। उस सप्लाई चेन एग्रीमेंट के अंदर हमने 3 बॉडीज़ बनाई, एक तो सप्लाई चेन काउंसिल बनाई, एक क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क बनाया, और एक हमने लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड बनाया। तो ये इनके नाम से ही पता चल रहा है, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके लिए। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव उठाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान मेंबर है। क्वाड का भी एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव है। नेशनल लेवल पे हमने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, और PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स जो है हमने यहाँ पे रखा है। PM गति शक्ति जो है आप इकोनॉमी पढ़ोगे, लेकिन फिर बता देता हूँ कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मतलब हमें रेल्स, रोड्स और शिप्स को कनेक्ट करना है, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाए, हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, हमारी प्रोडक्ट जो ट्रांसफ़र्स की कॉस्ट है वो कम हो जाए,
ठीक है, पूरी तरीके से हमने ओवरऑल जो है इंडिया में एक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो मल्टी मॉडल होगा, ठीक है, तो हर जगह को कनेक्ट करना है। पॉलिसी बनाई है हमने किसी के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी अगर ये हमने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। वैसे ही PLI स्कीम जो है हम प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स जो है प्रोडक्शंस के साथ हमने कुछ इंसेंटिव्स जो है वो हमने लिंक कर दिए हैं, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको ऐसे हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आइलैंड न्यूज़ में था, वो आइलैंड बांग्लादेश के अंदर है, उस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, इसका देख सकते हो। ये कोरल आइलैंड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये बे ऑफ बंगाल आ गया तो इसकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ये आ गई, तो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये है। ये जो पेनिनसुला है, इस पूरे पेनिनसुला को हम बोलते हैं टेकनाफ पेनिनसुला, टेकनाफ पेनिनसुला। तो आपको इसमें ये चीज़ ये देखनी है कि ये और ये कनेक्टेड थे, लेकिन ये बीच वाला एरिया जो है ये आपका सबमर्ज हो गया था, तो उस वजह से ये जो है ये अलग अलग हो गया, ठीक है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। उसके बाद कुरुक्स रीजन जो है वो ईस्टर्न यूरोप का एक सेंट्रल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे रशिया ने इमरजेंसी लगा दी थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, डॉन रिवर आप देख लेंगे। उसके बाद एक सॉइल है इसमें चर्नोजम, चर्नोजम जो है वो हम ब्लैक सॉइल को ही बोलते हैं, रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल को। ऑब्वियसली कलर ब्लैक ही है, इसमें हाई परसेंटेज ह्यूमस की मिलती है, फॉस्फोरस की मिलती है, अमोनिया की मिलती है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, उगाऊ सॉइल होती है, इसमें जो हाई एग्रीकल्चरल यील्ड होती है और मॉइस्चर भी जो है ये हाई जो है ये स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ है, इसको अवॉइड करें। आप ये देख लीजिए, ये मैप आपको पढ़ना है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये देख लीजिएगा, इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज़ हैं ये देख लीजिएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन सी कंट्रीज़ हैं ये देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वी विल ट्राई के कल जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाए, ठीक है। IR का कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।